नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था, उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था, उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी पीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 32 इकोनॉमी का टेस्ट देखने वाले हैं। कोई भी पेड ग्रुप्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया का 134th रैंक रहा है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि यूएनडीपी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस रिपोर्ट पब्लिश करता है, यूएनडीपी का। पहली बार 1990 में ये लॉन्च किया गया था रिपोर्ट, और ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, प्लीज नाम याद रखना, और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, दोनों के नाम जरूर याद रखना। और ये प्रकाशित की जाती है जो लोगों के शैक्षिक स्तर को, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स याद करना, ठीक है। वो पूछ लेगा कि कौन सा इसमें पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सेकंड में आपको सही चुनना है। अर्थशास्त्र के लिए 2024 का जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला डेरोन एसीमोग्लू को, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्सन को। और स्टडी क्या की थी कि
संस्थाएं कैसे बनती हैं, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं और इसका कैसे अध्ययन किया जाता है। डेरॉन एसेमोग्लू ये टर्किश अमेरिकन है, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकन है, जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकन है। आंसर आंसर विल बी डी। जो भी लेटेस्ट है वो आपको सारे ही देख के जाने हैं, तो इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है। ये सब प्रोफेसर हैं अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में, जैसे जो डैरन एसिमोग्लू हैं आपके, ये मैसेचुसेट्स जिनको MIT कहते हैं, यूएसए की यूनिवर्सिटी, उसमें है, ये भी MIT के हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं। थर्ड बताना है आपको, सही चुनना है। कह रहा है बजट की बात हो रही है 2025-26 में मखाना के उत्पादन पे आजकल काफी ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा भी होगा ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस चलती रहती हैं मखाना मेकिंग की। तो मखाना बोर्ड बना है बिहार में, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, किसानों को सहायता, प्रशिक्षण, सरकारी योजनाएं प्रदान करना, और 100 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट भी स्टैब्लिश किया गया है। और मखाना आप जानते हैं बहुत बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए, स्किन के लिए। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जिसको काला हीरा, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी डी। फोर्थ देखेंगे, इसमें आपको गलत चुनना है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट नेक्सस 2021 में। ये किस लिए? ब्लूप्रिंट और सहायक सामग्री के साथ किया था। RBI ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स वगैरह के लिए, जुलाई 2024 में। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करता है, इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशियाओं के संगठन के 4 FPSs जो हैं उनको कनेक्ट करना। जैसे मलेशिया हो गया आपका, एक तो आसियान वाली कंट्रीज हो गई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत को जोड़ना। और इंडिया जो है ये फाउंडिंग मेंबर है, और इंडिया ने प्रस्ताव भी दिया है, मतलब संस्थापक भी और पहला प्रस्तावक भी। तो इसमें आपका सी जो है आपका गलत हो गया। देखिए जो प्रोजेक्ट नेक्सस है ये एम करता है टू कनेक्ट FPOs ऑफ 4 आसियान, मलेशिया, ध्यान से सुनना, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। इंडोनेशिया नहीं है इसमें, ठीक है, इसकी जगह फिलीपींस कर लो। बस याद रखना प्रोजेक्ट नेक्सस किससे रिलेटेड है, इतना भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे आपको। कह रहा है NPCI, फुल फॉर्म पता होगी आपको। इसने UPI कब लॉन्च किया था? UPI 1.0 2016 में। अब UPI 2.0 कब लॉन्च किया? 2018 में। UPI क्या है? एडवांस्ड वर्जन है तत्काल भुगतान सेवा का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, और ये कैशलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसमें पैसा एक यूजर से दूसरे यूजर में भेजा जा सकता है इंस्टेंटली, उनका बैंक अकाउंट का विवरण जानकर। बताओ क्या है? तो देखो डी गलत हो गया इसमें। आप नहीं भी आपको बैंक डिटेल पता है तो भी तो आप UPI कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको बैंक डिटेल्स जाननी जरूरी नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही बताना है। कब हुआ था ये? भुगतान और निपटारण प्रणाली अधिनियम 2007, ये एक्ट का नाम भी याद रखना। RBI ने सेट किया था इसको भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर। 2008 का इसका लॉन्च है, और भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए ये एक प्रमुख संगठन के रूप में शामिल किया गया है। आंसर सारे सही है, और प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्रोनोलॉजी में ईयर वगैरह पूछ सकता है। सही बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने 8 मार्च 2022 को फीचर फोन के लिए UPI 123 पे करके एक UPI लॉन्च किया था। शशिकांत दास ने 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी, डिजी साथी करके। और UPI 123 पे जो है ये 3 स्टेप मेथड है, सिंपल फोन्स पे काम कर लेता है ये, और ये कस्टमर्स को अलाउ करता है कि जो सारे जो मतलब स्कैन और पे नहीं कर सकता, बाकी ये ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है। तो ये भी आपके सही है। बस याद रखना कि सिंपल फोन्स के लिए कुछ ऐसा आ जाए। इतना देखो डिटेल में नहीं शायद एग्जाम में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे तो देखो आपको अब तक तो इतने सारे टेस्ट कर चुके हो, तो अब तो ये शिकायत खत्म हो जानी चाहिए कि टेस्ट लंबे हैं। UPI लाइट करके है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। ये भी NPCI ने लॉन्च किया है। 2022 में RBI ने लॉन्च किया था कि छोटे मोटे जैसे 10-20 रुपए के ट्रांजेक्शन जो आजकल हर कोई छोटे छोटे पेमेंट करता है उसके लिए। और UPI लाइट को विश्वसनीय और सुविधाजनक छोटे UPI लेन देन सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिससे भुगतान विफलताओं को कम किया जा सके। आंसर ये भी आपका सारा
सही हो गया। अब बजट का क्वेश्चन है, बजट में आपको सही बताना है। राजकोषीय घाटा, देखो एक तो इन सबका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आप डिटेल में जाके हमारे वीडियो लेक्चर्स लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कितना क्या रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट ये इतना रहा है 4.4%, राजस्व घाटा 1.5 और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3 और प्राथमिक 0.8 जीडीपी का। तो ये आपके सारे सही दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट और फिगर दोनों पता होने चाहिए। इनकरेक्ट चुनना है यूनियन बजट का। बताओ, 2465 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, अब कब लॉन्च हुई थी ये सब योजना, ये भी आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको हमारा लिस्टिंग देखना है और फिर उसका टेस्ट सॉल्व करना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 19794 है, सूर्य घर मुफ्त बिजली के लिए 20,000 करोड़ है। बताओ आंसर। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, कोई इसमें से गलत नहीं है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स का आवंटन याद करना पड़ता है, सही बताना है अब आपको। पैसे ही हैं इसमें भी, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, फिर यूरिया सब्सिडी वाली स्कीम के लिए 118900, आयुष के लिए 1275, खेलो इंडिया के लिए 1000। तो ये आपके सही हैं सारे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मनरेगा तो कम से कम याद रखना, आयुष याद रखना, खेलो इंडिया याद रखना। आर्थिक सर्वेक्षण करेक्ट बताना है, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। सड़क नेटवर्क के तहत 5853 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे अप्रैल से दिसंबर के बीच में। जो गलियारा विकास प्रोग्राम है, 383 लैंड प्लॉट्स अलॉट किए गए अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग औद्योगिक यूज के लिए। रेलवे परिवहन संपर्क के लिए 231 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया है और अप्रैल से अक्टूबर तक 17 जोड़ी वंदे भारत नई ट्रेनें शुरू की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? सही है ये सारे, सही चुनना है। फिर से इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, 2024 दिसंबर तक जो सौर और पवन ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जो हम सोलर से और विंड पावर से ले रहे हैं, वो 15.8% बढ़ गई है। और शेयर कितना है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में? 47% इंक्रीज हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत योजना शुरू होने के बाद 12 करोड़ घरों को नल से पानी की फुलफिलमेंट मिल चुका है। ये भी आपके सारे सही हैं। 14th में आपको सही बताना है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय का बजट इतना था, अब ये देखो 99,503 करोड़ किया गया है। सबसे ज्यादा एलोकेशन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है? कॉर्पोरेट वाली मिनिस्ट्री को। एजुकेशन को मिला है, आप फिगर देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका सही है। ये बहुत मतलब आप ये लगा लो, कॉर्पोरेट अफेयर्स को अब तक का सबसे हाईएस्ट मिला है, 972% अलॉट किया गया है, ठीक है। और ये 6.22% है पुराने बजट से ज्यादा एजुकेशन वाले में। हालांकि ये नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा वाला पूछ सकता है बस। 25-26 में आपको गलत बताना है, बजट का क्वेश्चन है ये फिर से। जल जीवन मिशन के लिए जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, उसके लिए 67,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री पीएम जो किसान योजना है, उसके लिए 65,500 है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अभी अर्बन ऊपर देख के आए हो आप, ठीक है, इसके लिए 54,832 करोड़ है। बी गलत हो गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा के लिए जो आपका एलोकेशन किया गया है, वो किया गया है 63,500 का, ना कि 65 का। बजट सही बताना है आपको। ये कह रहा है टैक्स स्लैब्स पूछ रहा है, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25, 20 लाख से ऊपर है अगर तो 35%। बताओ। तो 1 2 3 4 आर करेक्ट। अगर 20 लाख से ऊपर है तो 30% है। इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज याद रखना। केंद्रीय बजट सही बताना है आपको। संप्रभु संपदा कोष और पेंशन कोष द्वारा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वित्त पोषण को, फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए निवेश की तिथि को 5 वर्ष से बढ़ा के अब 31 2030 करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। अब जो आपका IFC है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ इंग्लिश की तरफ याद रखना, इसका कट ऑफ डेट जो है वो 5 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया, जिससे ज्यादा संस्थाएं आए और अवेल करें इंसेंटिव। 1 अप्रैल 2030 से पहले घटित भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए स्टार्टअप को अब 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है।
तो ये सब इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, इंसेंटिव्स प्राप्त करें, बेनिफिट हो, इकोनॉमी में पैसा घूमे। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच करता है। और हैप्पीनेस वाली करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। बताइए, रैंक भी पता होनी चाहिए वैसे, लेटेस्ट सारी सही दे रखी है। सही चुनना है। यूनियन बजट के बारे में बात हो रही है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को अब 100 कर दिया गया है और जन विश्वास बिल 2.0 लेके आए हैं। 100 प्रोविजंस जो हैं, गैर अपराधीकरण उनको रूप दिया जाएगा, डिक्रिमिनलाइज उनको किया जाएगा। किराए की आय पे टीडीएस सीमा 2.4 थी, 6 कर दी है अब। लैक्स इतना तो आ ही रहा है मेरे हिसाब से, आप सबको समझ में। 1 2 3 आर करेक्ट। 20th देखेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 सही बताना है आपको फिर से। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल के लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपीस हैं। R&D, इसमें रिएक्टर्स वगैरह लगेंगे। पीएम स्वानिधि के लिए उसको रिवैम्प किया जाएगा, यूपीआई से लिंक किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए जो है उसका लोन लिमिट बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए जो सेटअप हो रहा है उसके लिए 500 करोड़ रुपीस है। ध्यान तो सरकार बहुत देती है, पर अब कितना इंप्लीमेंट हो पाता है ये देखने की बात होती है। सही बताना है। यूपी सरकार ने वाराणसी के डोमरी गांव में वन क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 350 बीघा जमीन भी इसमें वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके तहत उम्मीदवारों में कौशल और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। गोरखपुर में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। ये भी आपकी सारी बातें एकदम सही हैं। 22 में आपको गलत बताना है। यूपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया है कि फिजिकल स्टैंप पेपर्स, जो भौतिक स्टैंप पेपर्स हैं, 10,000 से 25,000 तक के वाले, उनको फेज आउट मतलब बंद किया जाएगा। यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने हाल ही में 22,700 गांव जो पंचायत है उनमें डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की बात की है। और यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य के गोंडा जिले में दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित हो रही है एक शक्ति रसोई योजना। ऐसे अलग से भी याद रखना कि ये स्कीम कहां से संबंधित है। ये सारे सही हैं, जैसे आ जाए शक्ति रसोई योजना उड़ीसा की है, राजस्थान की है, एमपी की है कि यूपी की है, तो यूपी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी याद रखना। सही बताना है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक जो आता है परसेंटेज, वो नागालैंड में आता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनसीटीडी। और देश में पंचायती राज कहां इंप्लीमेंट हुआ था सबसे पहले? राजस्थान में। मिक्स्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सही है ये भी सारे। सही चुनना है आपको इसमें भी। विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स समझौते के अंदर आया था 27 दिसंबर 1945 को। क्या करता है ये? विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सहायता देता है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आंसर ये भी आपके सारे सही हैं। अच्छा, ब्रेटन वुड सिस्टर्स किसको कहते हैं? आंसर बताइए जरा। 25 में आपको सही चुनना है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति पीएसी करती है। पीएसी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये बताइए। तो ये आपके सारे सही हैं। सही चुनना है यहाँ पे आपको फिर से। इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। बहुत ही व्यापक दस्तावेज है। पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था कैसी रही, क्या रहा, समीक्षा देता है उसकी, और बजट से एक दिन पहले इसको जारी किया जाता है। बिल्कुल ठीक है सारी बातें। 27 देखिए। मेन फंक्शन फाइनेंस कमीशन का केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको करते हैं कॉन्स्टिट्यूट। हर 5 वर्षों में एक अध्यक्ष प्लस 4 मेंबर होते हैं इसमें। पहला फाइनेंस कमीशन 22 नवंबर 1951 को आया था। क्षितिज चंद्र नियोगी, केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आर्टिकल बताओ मुझे, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल। थोड़ा पॉलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। सही बताना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल रिलीज करता है। सोशियोलॉजी का जो वर्ड
कॉइन किया था वो ऑगस्टे कैम्पटे ने किया था। गोविंद सदाशिव घुरिये इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। और नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में अपनाई गई थी। सारे सही है, ये याद रख लेना, क्रोनोलॉजी में कई बार लगाने को पूछ सकता है। सही बताना है। ओएनजीसी ने अभी बहुत बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व डिस्कवर किया है बलिया में, कच्चे तेल का भंडार। इंडिया का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र एमपी के इंदौर जिले में लॉन्च किया गया है। बीटी कॉटन भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये आपकी बातें सही हैं। गलत आपको यहां चुनना है। 20 मार्च 2025 को उड़ीसा में सोने का मतलब बहुत बड़े गोल्ड रिजर्व्स पाए गए हैं वहां पे। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सांसदों के वेतन में 24% इंक्रीमेंट किया है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। आरबीआई ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका उल्लंघन करने के लिए 2 बैंकों को, आईडीबीआई को और सिटी बैंक को, ये लोग करते रहते हैं बीच बीच में, तो ये पेनल्टी लगा देता है। सारे सही हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बात हो रही है सेबी की, करेक्ट बताना है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी गैर संविधिक निकाय है, 1988 में है, आया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति की सिफारिशों पे की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है, 65 साल तक वो रह सकते हैं, जो भी आए, 5 years, और वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इज एलिजिबल फॉर रीएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक है। अब हाँ ठीक है, एकदम गलत चुनना है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट के दौरान तूड़, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का अभियान शुरू किया है। नीति आयोग ने अभी अनाउंस किया है, नीति फ्रंटियर टेक हब करके बनेगा। पाकिस्तान की सिंधु नदी में हाल ही में 80,000 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के भंडार की खोज की गई है। बताइए, हर जगह तो सोना मिल रहा है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। 33 बताना है आपको। सरकारी ई मार्केट जीईएम जो है, उसने हाल ही में 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ बेनिफिट ई ट्रांजैक्शंस। इसका इंग्लिश में याद रखना प्लीज, फुल फॉर्म स्वायत्त इनिशिएटिव जो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अच्छे प्रतिरूपित प्रथाओं और नवाचारों पर 9th राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और जो ये इनकम टैक्स बिल है 2025 का, ये अभी हाल ही में संसद में पेश किया गया था। जो 1961 का एक्ट है ना, ये बिल उसको रिप्लेस करेगा। सही है मतलब सारे। गलत बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की घोरावाल तहसील स्थित इमलीपुर गांव में हाल ही में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया है। प्रयागराज में 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। वाराणसी ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, 24 में 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने का। ये इंडिया का पहला शहर बन गया है। और आईआईटी हैदराबाद ने नया सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी फलों वगैरह को सुरक्षित करने के लिए एक पास किया है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज आईआईटी कानपुर, याद रखना, नॉट हैदराबाद। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 80 बीघा क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बीझामाई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखीमपुर खीरी शहर में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लॉट की आधारशिला रखी थी। ये आपके सारे सही हो गए। 36 में आपको गलत चुनना है। नासकॉम के हिसाब से फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग ने 25-26 में 5.1% राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो $282.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक्स, पूर्व में जो ट्विटर था, उसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हाल ही में हुई भगदड़ में हताहतों के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया है। ब्राजील हाल ही में आधिकारिक तौर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। ये भी आपके सारे सही हैं। 37 देखेंगे। ज़ेप्टो दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला खाद्य और पेय ऐप बन गया है। पीएम धन धन्य कृषि योजना अभी लॉन्च की गई थी। इसमें एग्रीकल्चरल कंडीशंस इंप्रूव होंगी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिले हैं वहां पे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी 8 कोर उद्योगों के सूचकांक, आधार जो उनका ईयर होता है ये अलग से पूछ लेता है, याद रखना, ठीक है। 8 प्रमुख उद्योगों में से कोयले क्षेत्र ने हाल ही में 5.3% अंतिम की उच्चतम वृद्धि हासिल की है। श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो आपका डीपीआईआईटी है, और इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित जीआई समागम में 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक जारी करने का लक्ष्य रखा है। जीआई टैग ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहला गलत हो गया, ये सेकंड मोस्ट बना है, टॉप नहीं, सेकंड मोस्ट, याद रखना। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीनी आयात पे एक निश्चित प्रतिशत आय शुल्क टैरिफ लगाने की बात की है। बिहार ने परमानेंट एजुकेशन नंबर करके स्कूलों के नामांकन के लिए लॉन्च किया है। और IRDAI ने अभी 7 मेंबर की कमेटी बनाई है, उसमें स्टेट बैंक के हेड जो हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं दिनेश खेरा, वो हेड करेंगे उस समिति को। ये याद रख सकते हो आप इसमें, पेन। 39 देखेंगे, सही चुनना है यहाँ पे आपको। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा निर्मित एक व्यापक प्रकाशन है जो हर साल जारी किया जाता है। जीएसटी की विभिन्न दरों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है। आईएमएफ का मेन काम क्या है? विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उधारदारिता शाखा के रूप में काम करना। सही है सारे। तो अब मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा जो मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले आपसे। करेक्ट बताना है। इको मार्क किनको दिया जाता है? जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। किसी समय विधि में जनसंख्या पैटर्न बदले, जो क्रमिक परिवर्तन हो, उसको कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिकीय संक्रमण। भारत की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में है। जनसंख्या के पिरामिड में 0 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो आश्रित आबादी के रूप में माने जाते हैं। तो अच्छी बातें हैं, सारी सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के संबंध में आपको सही बताना है। क्या कह रहा है? भारत का एआई बाजार 27 तक 25 to 35% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। और जो ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी है इंडिया में, वो 41.7% है। अब ये इंक्रीज कर सकती है इससे, ठीक है, रही जो उससे बढ़कर अनुमान है होने का। कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 कहलाया जाता है और ये 9 to 3.9 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ये बात हो रही है। तो ये भी आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के संबंध में आपको गलत चुनना है। 2030 तक ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लाइफ के प्रयासों से उपाय कम खपत और कम कीमतों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कंज्यूमर जो है उनका 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचा सकते हैं। इंडिया का एम्बिशन 2047 तक विकसित भारत बनने का है। भारतीय वन सर्वेक्षण 24 के हिसाब से 2005 और 2023 के बीच में 2.29 बिलियन टन CO2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। तो ये भी आपकी सारी बातें सही हैं। 43 में बताना है क्या सही है। बात हो रही है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी की। इन्होंने अभी अपना 17th फाउंडेशन डे मनाया है। ये 2009 में स्टैब्लिश की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। आंसर ये भी आपके बिल्कुल सही है। 44th में आपको सही चुनना है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो NSO है वो 2019 में बना था। NSO CSO को और NSSO को मिला के बना था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सबऑर्डिनेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, शायद आपसे मिस हो रही हो, नहीं पढ़ रहे हो आप, तो टेस्ट के माध्यम से पढ़ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया और बेराइट को, फेल्सपार को, अभ्रक को और क्वार्ट्ज को माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में से हटा के, जो है लघु से हटा के प्रमुख खनिजों की श्रेणी में डाल दिया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में वेस्ट बंगाल में उद्यमिता और IT निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता जिले में एक सॉल्ट लेक में नया इंक्यूबेशन फैसिलिटी की शुरुआत की है। श्री अजय सूद ने हाल ही में हरियाणा के सोनीपत शहर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यवाही समूह स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया है। सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। 46 में आपको सही बताना है। जो CDP प्रोग्राम है इंडिया का, वो 1952 में लागू हुआ था और गरीबी रेखा का निर्धारण क्या है? उपभोग आंकड़ा। गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से भी परिभाषित किया जाता है और मतलब कितना
कैलोरी इनटेक है उस हिसाब से। ये भी आपकी सारी बातें सही हैं। 47 में आपको सही बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 की योजना है। प्रधानमंत्री जनधन 2014 की है। मेक इन इंडिया 2014 की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो सबके नाम याद रखना। ईयर सही बताना है आपको। एम.एन. रॉय ने 1945 में पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया था। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना 1950 में प्रस्तुत की थी, और 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीयन प्लान प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नाम और ईयर ध्यान से पढ़ लेना। सही चुनना है यहाँ पे आपको। सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी 2 अप्रैल 1990 से काम कर रहा है। स्पेशल एक्ट से बना था 1988 के, 1990 से काम करना लागू कर दिया था। ये भी आपके सारे सही हैं। सही फिर से चुनना है आपको। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का सबसे पहले जो आकलन किया और सब कुछ किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार मिडाल ने दिया था। और इकोनॉमिस्ट हैं हॉट्रे, इन्होंने विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्योरली मॉनेटरी थ्योरी ऑफ द बिजनेस साइकिल। सही है आपके सारे, डायरेक्टली पूछ लेगा लिख के, आपको नाम पता होना चाहिए बस। सही बताना है आपको। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ दिया है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल छोड़ दिया है, काउंसिल। सेबी ने लॉन्च किया भी एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आई स्पॉट। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से घर वापसी कर ली है, ठीक है। तो ये याद रखने होते हैं भाई, इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छोड़ रहे हैं देश बड़े बड़े। गलत बताना है आपको। KVIC के जो अध्यक्ष है मनोज कुमार, उन्होंने हाल ही में सेक्टर 1 महात्मा गांधी मार्ग प्रयागराज में महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन राज्य वित्त के लिए बजट के हिसाब से 2025 के लिए सबसे कम ऋण से GDP अनुपात वाले जो 4 स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। और जो ये इनका है, इसमें टॉप 4 जो हैं हाईएस्ट वो हैं अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, बस इतना ध्यान रखना कि टॉप वाले और लोएस्ट याद रखना, बस इतना। कितना परसेंट है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बताना है। डॉक्टर अरविंद पनागरिया 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अंडर नीति आयोग। इन्होंने पहला एडिशन रिलीज किया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का। यूपी का रैंक 7th आया है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में, 13th आया है राजस्व जुटाने में, 6ठा आया है राजकोषीय विवेक में, फिस्कल प्रूडेंस कैसा है, और 8वां आया है ऋण सूचकांक में, डेट इंडेक्स में। ये आपके सारे एकदम सही हो गए हैं। 54th देखेंगे। सही चुनना है आपको। नीति आयोग ने हाल ही में राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का एक रिपोर्ट जारी की है 10 Feb 2025 को। जम्मू कश्मीर लीड कर रहा है समग्र व्यय ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में। बिहार लीड कर रहा है व्यय की श्रेणी में, एक्सपेंडिचर में, दिस इज अ वेरी गुड साइन। और सिक्किम में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय घनत्व है, और बिहार और यूपी में घनत्व काफी कम है। और कॉलेज घनत्व, कॉलेज डेंसिटी की बात करें तो कर्नाटक सबसे ऊपर है। कुछ अच्छी फाइंडिंग्स हैं, ये इंटरेस्टिंग है, पढ़नी चाहिए आपको। गलत चुनना है आपको। NSSO ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर एक जारी किया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। और शहरी क्षेत्रों में 15 साल से कम और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए जो श्रम बल भागीदारी दर है वो 74.1% था, अब 75.4 हो गया है। और जो फीमेल्स के लिए है वो 25 था, 28.2 हो गया है। और शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पर्सन्स की बात करें तो 46.6 था, 47.2 हो गया है। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, सी गलत हो गया है। ये 25% था, क्लियर, अब 25.2 है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में डिजिटल गवर्नेंस में अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं। आपको सही चुनना है उसमें से। देख लीजिए जरा, AI ML डेटा एनालिटिक्स वगैरह को यूज करने में किसको मिला है? नोएडा स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को। ऐसे ही स्मार्ट मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में मिला है UPSRTC को।
अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य लेखाओं के लिए मिला है लखनऊ जिला प्रशासन को, और इनोवेटिव यूज कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का सर्विस डिलीवरी में, यूपी डेस्को को मिला है, और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार यूपी सरकार को मिला है। ध्यान से बताना है कौन सा सही होगा। 2, 4 और 5 आपके सही हैं, ठीक है। तो पहला क्यों गलत हुआ? जो बेस्ट यूज वाला मिला है ना, ये आपका नोएडा स्मार्ट सिटी को नहीं मिला है, ये यूपी पुलिस को मिला है एक तो, और प्रयागराज स्मार्ट सिटी को मिला है, ठीक है। दूसरा आपका सही है। फिर आपका तीसरा क्यों गलत हुआ? जो इनोवेटिव वाला है वो हमीरपुर एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, हमीरपुर। क्लियर? 57th देख लो, सही चुनना है आपको। फिर से 21 मार्च 2025 को यूपी पहला स्टेट बन गया जिन्होंने एग्रीवोल्टेक्स परियोजना के तहत जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का प्रोजेक्ट है। इन्हीं ने टेक्निकल, जो ये वाला डिपार्टमेंट है, इसी ने टेक्निकल असिस्टेंस दी है डेमोन्स्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में कृषि वोल्टेक परियोजना का प्रदर्शन, ये टाइटल था इसका। और यूपी पहला स्टेट बन गया है जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। यूपी सरकार ने अपने द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के लिए एडीबी से 4.15 करोड़ की तकनीकी सहायता, टेक्निकल जो है असिस्टेंस, इतने वर्थ रुपीस की ली है। सही दे रखे हैं सारे। 58 में आपको बताना है 1 मार्च 2025 को स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो मिनिस्ट्री है, नीति आयोग के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है स्वावलंबी करके एक पोर्टल, स्वावलंबिनी। 8th इंटरनेशनल कोआईमा, जो आपकी काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस है, फुल फॉर्म याद रखना। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी अंबालिका इंस्टीट्यूट में, लखनऊ में। आंसर बताएंगे। तो ये आपकी दोनों बातें सही हैं। 59th देखना है आपको। नवीनतम उत्तर प्रदेश द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से यूपी का रैंक 3rd आया है। इंडिया का जो टोटल इकोसिस्टम है, यहाँ पे 26 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया गया है। एंटरप्रेन्योर्स की एज क्या है? 49 डिस्ट्रिक्ट में 25 से 40 साल है। ऐसा करने वाला भी यूपी फर्स्ट है। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद यूपी भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। थर्ड क्यों गलत हुआ? यूपी 4th लार्जेस्ट है, ध्यान देना। महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर दिल्ली है, फिर यूपी है। क्लियर? 60th देखेंगे। सरस आजीविका मेला 2025 सही बताना है आपको। क्या कह रहा है? अभी कब ऑर्गेनाइज हुआ था ये? फरवरी मार्च में हुआ था, शिल्प हाट नोएडा में। ऑब्जेक्टिव क्या है आप ही बताइए? ग्रामीण भारत के शिल्प और कलाओं का प्रदर्शन करना। 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री NIRDPR के साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। थीम थी लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लखपति दीदी। वेरी मच करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, चांसेस ज्यादा हैं आने के। 61 सही बताना है आपको। मार्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो है FTA साइन हुआ था नई दिल्ली में, मतलब इसका टॉक्स शुरू हुई थी। ये जो टॉक्स हो रही हैं, ये इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी और न्यूजीलैंड के मंत्री हैं टॉड मैकॉले, इनके बीच में हो रही हैं। और इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टॉक्स के बीच में प्रधानमंत्री ने और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने साइन की कुछ बहुत सारे अग्रीमेंट्स अलग अलग क्षेत्र में। और न्यूजीलैंड ने, जो इंडिया ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है, उसमें उसको ज्वाइन करने की बात कही है। भाई इंडिया किसी चीज को लीड कर रहा है और उसमें बाकी देश आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंडिया की ग्लोबल इमेज अच्छी होती है, इससे ट्रेड अच्छा होता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज की थी नई दिल्ली में। उद्घाटन किया था भूपेंद्र यादव जी ने। और इंडिया ने रिडक्शन शो किया है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% का, एज कंपेयर टू मतलब 2020 में। मेन थीम थी इसकी सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी करना, पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ये थीम्स वगैरह याद रखना। सभी सही हैं। 63 में आपको गलत चुनना है। 7th मीटिंग आसियान की शांग्रीला फोर्ट में हुई थी, मनीला, फिलीपींस में, मार्च में। 8th एडिशन इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में हुआ था। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से, रट लेना डेट, 26 फेब तक जो है इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये भी बताने की बात रह गई क्या? कोई गलत नहीं है इसमें से, डेट याद रखना।
गलत चुनना है। आरबीआई डेटा मोबाइल ऐप अभी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च की है, मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेटा ये सब कैसा है इसके लिए। सेबी ने अभी लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल करके, पूछेगा किसका है बॉन्ड सेंट्रल, आप टिक कर देना सेबी का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मार्च में जारी जो आंकड़े थे उसमें भारत ने पिछले 10 सालों में अपने सकल घरेलू उत्पाद को 105% बढ़ाने के दोगुना कर दिया है। 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा के 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो ऐसी बहुत शानदार प्रदर्शन चल रहा है, आप भी करके आइए एग्जाम में शानदार प्रदर्शन एकदम। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके बारे में आपको बताना है। 12 राज्यों में ग्रामीण मुद्रास्फीति राष्ट्रीय ग्रामीण औसत से ज्यादा है। 10 शहरों में शहरी मुद्रास्फीति जो है अर्बन एवरेज से ज्यादा है। हाईएस्ट इन्फ्लेशन केरला छत्तीसगढ़ में है, सबसे कम तेलंगाना दिल्ली में है। ऐसा लग तो नहीं रहा कहीं भी कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है रोज। 66 ICRIER साइड प्लीज, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी, इन्होंने लॉन्च की थी एक साइड रिपोर्ट SIDE, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में आपको सही बताना है। इसके हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है यूएसए और चाइना के बाद। 28th रैंक है इंडिया का डिजिटल उपयोगकर्ता व्यय में, डिजिटल यूजर स्पेंडिंग में। इसके हिसाब से इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी दुगने रेट से बढ़ रहा है और 1/5 होने वाला है 2029 तक अर्थव्यवस्था का। G20 देशों में भारत समग्र स्तर पर तीसरे और उपयोगकर्ता स्तर पे ओवरऑल लेवल पे जो है 12th स्टेट पे है। ये भी आपकी सारी बातें सही है मेरे हिसाब से, तो ये फुल फॉर्म एक बार फिर से पढ़ लो। 67th में आपको सही चुनना है। रेमटेली डिजिटल मनी रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है, इसमें इमिग्रेशन इंडेक्स जारी किया था इन्होंने, तो इंडिया का इसमें 75th रैंक रहा, स्कोर 30.4 रहा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जो है उसने जो शीर्ष 10 बड़े हथियार आयातक देश हैं उसमें इंडिया सेकंड रैंक पे आ गया है। आंसर ये आपकी दोनों बातें सही हैं। 68 देखिए, अभी इंडिया को 24th रैंक मिला है फ्री स्पीच इंडेक्स में, एक रिपोर्ट जारी करता है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक है। 118th रैंक मिला है इंडिया को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, बताइए। ये भी दोनों सही हैं। 69 में आपको गलत चुनना है। इंडिया को अभी फोर्ब्स ने एक रैंक जारी की थी टॉप 10 कंट्रीज जिनका बजट हाईएस्ट है डिफेंस बजट, उसमें 12th प्लेस मिला है और इंडिया ने अभी 4th रैंक हासिल किया है टॉप 10 कंट्रीज जिसका हाईएस्ट बजट है। एक IISS करके इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसके हिसाब से। तो कोई गलत नहीं है इसमें से, दोनों सही हैं। ठीक है, $75 बिलियन का वो है। 70th देखिए, सही चुनना है आपको। 39th इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर लगा आहार, तो ये ऑर्गेनाइज किया ITPO ने और एपिडा ने मिलके, और ये जो लगा था भारत मंडपम दिल्ली में लगा था, और ये लार्जेस्ट फूड फेयर है इंडिया का और एशिया का बहुत ही प्रतिष्ठित खाद्य मेला है। ये आपके सारे सही हो गए। कहाँ लगा, कोई थीम हो तो ये देख लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छा, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक CSO करके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट बनाई थी जो बाद में CSO बन गया था। 1949 में वो यूनिट बनाई गई थी, फिर CSO 1951 में बना, और CSO बना था नेशनल कमेटी थी 1949 में बनी थी PC महालनोबिस के अंडर, उनकी सिफारिशों पे ये बना था। ये भी आपके सब सही हैं। 72 देखेंगे, मनरेगा की बात हो रही है, आपको उसके बारे में सही बताना है। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में इसको 2005 में पारित किया गया था। पहली बार इसको 1991 में PV नरसिम्हा राव ने प्रस्तावित किया था। 2009 में ये नरेगा था, इसका नाम फिर मनरेगा कर दिया गया था। ये भी आपके सारे सही हैं। मनरेगा काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है PCS का, सही बताना है। फिलिप्स कर्व क्या नापता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का। गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग आय के वितरण की समानता के लिए किया जाता है। लॉरेंस कर्व किसी अर्थव्यवस्था में धन या आय का वितरण का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैचिंग में पूछ सकता है। 74 बताएंगे,
पहला आउटलाइन इकोनॉमिक प्लानिंग का 1934 में आया था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया करके एक बुक लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया द्वारा। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति वर्ड 1968 में विलियम गॉड ने ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गढ़ा था जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। ये भी आपके दोनों बातें सही हैं, सॉरी करेक्ट बताना है आपको। राजस्व घाटा, अब सुनिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है। वो स्थिति जब सरकार की आय और कर राजस्व उसके व्यय को पूरा करने में असफल हो जाए तो उसे कहते हैं बजटीय घाटा, बजटरी डेफिसिट। और वो दर जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण दे, लोन दे, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हो तो सारे एक जगह से पढ़ लेना, ठीक है। 76 बताएंगे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसकी गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म, उसको रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वेरी मच करेक्ट, सही बताना है आपको। किसी उत्पाद की बाजार लागत, मार्केट कॉस्ट कैसे आती है? साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ के। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुई ने दिया था, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। डॉक्टर वर्गिस क्विरीन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। जी हाँ, सही बताइए। टोबिन टैक्स, ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पे लगाया जाता है, शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रांजैक्शंस पे प्रस्तावित कर है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 7th 5-year प्लान को हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। वेरी मच करेक्ट। टोबिन टैक्स याद रखना किस पे लगाया जाता है, सही चुनना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई थी, 8th 5-year प्लान चल रहा था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में 11th के टाइम पे, और 6th 5-year प्लान को रोलिंग प्लान कहा जाता है। 5-year प्लान्स एक बारी में एक पापा पिक में या लिस्टिंग वीडियो से आप देख के लर्न कर सकते हैं। करेक्ट बताना है। अगर आप लिस्टिंग और कंपाइलेशन पढ़ के आ रहे हैं, मान लीजिए लिस्टिंग भी पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ले जाएंगे करके, ठीक है। और देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए कंपाइलेशंस पढ़ लो। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बना। एनडीसी बना था 5-year प्लान्स को अप्रूव करने के लिए, और एनडीसी बना था प्लानिंग कमीशन जो बनाया था ना फर्स्ट 5-year प्लान ने, उसके आधार पे। ये भी सही है। एनडीसी की सिर्फ ये पूछ सकता है कब बना था, क्योंकि देखो एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सब पूछ लेता है। यूनियन फाइनेंस और कॉर्पोरेट, ये सीतारमन जी ने फरवरी में, देखिए बजट कितना था, इसका फिगर दिया हुआ है। बजट क्या हाईलाइट करता है? 4 इंजन है। क्या क्या? कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निवेश निर्यात पे प्रकाश डाला। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। थीम थी सबका विकास। और बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं पे ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया है। वेरी नाइस। थीम याद रखना प्लीज, ऐसा नहीं लगा ना कि किसी की थीम हो सकती है ये। केंद्रीय बजट के बारे में आपको सही बताना है। वेतन भोगी करदाताओं के लिए नई व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना है। जो दोबारा से रिवाइज्ड है इंटरेस्ट रिबेट स्कीम, उसमें जो लोन लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की, वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। और फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा? 4.8%। और 2000 ये 24-25 का है, 25-26 का 4.4%। और एमएसएमई को गारंटी के साथ जो लोन दिया जाता है वो 5 करोड़ था, अब वो 10 करोड़ कर दिया गया है, लिमिट बढ़ा दी गई है। ये भी आपके सारे सही हैं। फिर से बजट और सही बताना है आपको। मेक इन इंडिया को कंटिन्यूटी देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया गया है, एमएसएमई को और लार्ज इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करके। 1.7 करोड़ फार्मर्स को प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना से फायदा मिलेगा। और यहाँ भी आपने देखा, जो कम उत्पादन वाले जिले हैं 100, उनके लिए है ये। अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं लगाई जाएंगी। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष अब कर दी गई है। ऑल आर करेक्ट। 84 में आपको बताना है सही क्या है। बजट अनुमान में जो आय पे कर है वो 14.4% रहेगा। जीएसटी ग्रो करेगा 10.93% से। कॉर्पोरेट टैक्स ग्रो करेगा 10.4% से। नॉन टैक्स गैर कर राजस्व जो जीडीपी का है वो 1.6 रहेगा। और केंद्र सरकार ऋण, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 56.1% रहेगा जीडीपी का।
ये भी आपके सारे सही हैं, सब सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप अपने आप से डी और सी लगाते चले जाओ, तो नहीं, ये सब पता है आपको कि नहीं, उससे पता चलेगा कि आपको आता है नहीं आता। सही बताना है फिर से। बजट अनुमान जो अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने रहेंगे जीडीपी का, 4.9%, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस 7.1%, और ग्रोस टैक्स रिसीट्स सकल कल प्राप्तियां कितनी रहेंगी, 12%। ये ऐसे याद करना, नोट्स बनाने हैं तो एकदम छोटे छोटे बनाने हैं, बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज करके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। सही चुनिए, इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत अच्छा काम किया है, 1.25 लाख करोड़ का जो है बचत इसके तहत की गई है, और बेरोजगारी दर 6.6% की तुलना में घट के 3.2% रहने पर भारतीय श्रम बाजार के संकेतों में सुधार हुआ है, और ईपीएफओ में 6 सालों में नए पेरोल का आंकड़ा दुगना हुआ है। ये भी आपके सारे सही हैं। 87 में फिर से इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपको सही बताना है। 31 अक्टूबर तक पीएम किसान योजना के अंडर 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है, और 23.61 लाख ने एनरोलमेंट कर लिया है मानधन योजना के तहत। टिकाऊ कृषि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पोषक अनाज, श्री अन्न जिसको कहा जा रहा है, न्यूट्री सीरियल्स पे दालों और तिलहनों के लिए एमएसपी में वृद्धि कर दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, फ्री फूड ग्रेन्स देना अगले 5 सालों तक। ये भी आपके सारे एकदम सही हैं। 88 में आपको सही बताना है, इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है ये भी। एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो 16% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। टूरिज्म सेक्टर का जो जीडीपी का रेशियो है वो 5% तक पहुंचने की उम्मीद है प्री पैंडेमिक सिचुएशन में। 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% साझेदारी के साथ विश्व में 7th प्लेस है। ये भी आपके सारे सही हो गए हैं। 89 में आपको सही बताना है। खनन क्षेत्र कुल औद्योगिक उत्पादन का 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है 15% की दर से, और इंडिया चाइना के बाद सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, मतलब सेकंड है रैंक इंडिया का। सही है, बिल्कुल सही बताना है। फिर से इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है। वेस्ट स्टेट्स जो हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, और साउथ स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 43% अकाउंट करती हैं इंडस्ट्रियल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का। पूर्वोत्तर में 6 राज्य हैं असम और सिक्किम को छोड़ के जिनकी हिस्सेदारी इसमें 0.7% रही है। फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का 3rd लार्जेस्ट है इंडिया का। कपड़ा उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, 11% करता है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये भी आपके सारे सही हैं। 91 में आपको सही बताना है, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, सिल्क तथा मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में 2nd प्लेस पे है। नवंबर तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में 23 करोड़ 24 लाख कर्मी काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत फंड 50,000 करोड़ का इंडिया सेटअप कर रहा है एमएसएमई को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ये भी आपके सारे सही हैं। फिर से आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सही बताना है। वित्त वर्ष 2015 से 24 तक इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो घरेलू उत्पादन है वो 17.5% की चक्रवृद्धि से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रहा है। 99% स्मार्टफोन अब देश में घरेलू स्तर पे बन रहे हैं, जिसका आयात पर भारत की निर्भरता ऑब्वियसली कम होगी। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को वित्त वर्ष 2024 में घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, और वीपो के हिसाब से भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में शामिल है। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आपके सारे सही है। अब आपको सही बताना है। अब इन एंड के क्वेश्चंस में अगर आपके सही नहीं हो रहे हैं तो आप सर का वीडियो देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे वाला, और फिर आके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा आपने पढ़ा और क्या आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके तहत ओडीएफ प्लस स्टेटस मिल चुका है 1.92 गांव को, ठीक है। तो अब संख्या हो गई है 3.64 लाख। और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि डिजिटल इंडिया फंड है, उसके तहत दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें 4G मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हो रहे हैं, जिससे दिसंबर तक 10,700 गांव तक ये सुविधा मिल चुकी है। विकसित भारत का हमारा टारगेट 2047 तक का है, तो इंडिया को एवरेज ग्रोथ रेट 8% रखना पड़ेगा अगले 2 दशक तक कम से कम।
ये भी आपके सारे सही हो गए हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की बात आ गई। इसको किया गया था पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए 1950 में। रिकमेंडेशन थी जो है एक सलाहकार बोर्ड, योजना बोर्ड था, केसी नियोगी थे अध्यक्ष, उनकी सिफारिशों पे। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, पहले थे इसके जवाहरलाल नेहरू। आंसर सारा सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही चुनना है आपको। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। 1960 में आय वितरण के लिए महालनोबिस समिति बनी। 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही चुनना है फिर से। चौथी पंचवर्षीय योजना गडगिल फॉर्मूले पे आधारित थी। पहली वाली जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी। सेकंड में अध्यक्षता किसकी थी? पीसी महालनोबिस की, जो मसौदा तैयार किया गया था। ये भी सारे सही हैं। 97 में सही बताना है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना 3 तरीकों से, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। भारत ने पहला सफल परमाणु बम परीक्षण 1974 में किया था, 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था। 1990 में बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए गोयपोरिया समिति का गठन किया गया था। ये आपके सारे सही हो गए हैं, सही चुनना है आपको। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, ये 1999 की है और 1951 से योजनाबद्ध विकास मॉडल शुरू किया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। आंसर बताएंगे, ये भी सही है। 99 में सही बताएंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति और लक्कड़वाला समिति किससे रिलेटेड है? पावर्टी एस्टिमेशन से, गरीबी के अनुमान से। और भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे जो है सूटेबल है। और मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में। मुद्रा के अवमूल्यन के रिजल्ट में क्या होता है? अगर डिवैल्यूएशन हो जाए करेंसी का तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आपको नहीं आता तो याद रखना। 100th क्वेश्चन में सही बताना है आपको। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी 500 और 1000 के बैंक नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया था। पिछले 10 वर्षों का धान, गेहूं, मक्का का वार्षिक उत्पादन प्रविभाजित स्तंभ चित्र मल्टीपल कॉलम चार्ट से डिपिक्ट किया जाता है। योजना आयोग वित्त आयोग के विलय का सुझाव दिया था मुकुट विहारी माथुर ने, एमवी माथुर। और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन बर्थडे होता है पीसी महालनोबिस का। आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही हैं बिल्कुल। तो अब आप मुझे अपना स्कोर बताइए फटाफट। और क्या आपके कॉन्सेप्ट्स थ्रू हैं इकोनॉमी के? कॉन्सेप्ट्स, 5 ईयर प्लान्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये करके आप चले जाइए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और पेड क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग, कंपाइलेशन, टेस्ट सीरीज, ये क्रम रहना चाहिए आपका। ये तो रोज प्रैक्टिस कीजिए, ये रोज रिवाइज कीजिए। रोज रिवाइज कर पाएंगे अगर 1-2 बार पढ़ लिया है तो। रेफर दिस टू योर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इसको रेफर कीजिए। डिटेल्स पूरी यहाँ पे मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। और तेज तेज पढ़ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उनसे नहीं डरना। ठीक है। कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट। आप लोग डेफिनेटली सक्सीड करेंगे ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।